देखो बेटा, कल हम ये क्वेश्चन कर रहे थे ना जो 16, और इसका आंसर जो तुम बता रहे थे कि कुछ और आ रहा है, वो जो कल आ रहा था हमारा वही इसका आंसर करेक्ट है बेटा। इसका आंसर जो है ना पीछे गलत था, क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर आ रहा था तो वो था हमारा 5691496 ए आ रहा था, और ए ही करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, ए ही करेक्ट है आंसर, जो जो हमारा आ रहा था वो करेक्ट है। एक दूसरा क्वेश्चन था जिसका हम कर रहे थे, ये वाला 23, शालू वाला। शालू ब्रॉड 2 केजेस। तो पहला वाला जो केज है उसमें क्या था, दो केज थे ना, 23, ये दो केज थे। इसके अंदर 5 पैरेट और 1 आउल था, इसके अंदर 6 पैरेट थे। यहाँ से ये जाता है, 2 बर्ड्स जाते हैं यहाँ से, हमारे यहाँ से 2 बर्ड्स गए, और फिर यहाँ से 2 बर्ड्स आए, ये 2 गए, और फिर इधर से भी 2 आए। तो हमको फाइंड करना था कि यहाँ पे आउल फिर भी बना रहता है, आउल इज स्टिल केस इन वन। तो दो केस बना रहे हैं ना हम। सपोज करो आउल यहीं पे रह गया, आउल अगर यहीं पे रह गया, आवाज आ रही बेटा? आवाज सबको ठीक आ रही? ऑडियो ठीक है? तो आउल यहीं पे रह गया, तो फिर कितने जाएगा, मतलब आउल तो यहीं है, फिर 2 बर्ड्स जा रहे हैं ना यहाँ, 5 में से 2 बर्ड्स जा रहे हैं ना, तो ये 5p2 अपॉन 6p2 ऐसे करके देखो, ये तो हुआ ना, क्योंकि आउल तो यहीं छूट गया ना। अब ये जो 2 बर्ड जा रहे हो, 5 पैरेट में से 2 बर्ड इधर चले गए, तो 5p2 क्या होगी प्रोबेबिलिटी उसकी, 5p2 अपॉन 6p2। उसके बाद यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ 8 हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे जो पैरेट है वो 8 हो गए टोटल। फिर अब 8 में से 2 पैरेट आएंगे, तो 8 में से 2 पैरेट का क्या बनेगा, अगर 8 में से 2 पैरेट आए तो सारे पैरेट ही तो है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 ही तो होगी। 2 पैरेट निकालेंगे, 8p2 अपॉन 8p2 1 हो जाएगी। एक केस तो ये बना, प्लस सपोज करो अब हम यहाँ से आउल को, पहले हमने पहला वाला केस है आउल को यही छोड़ा है, अब आउल को हम इधर ले जा रहे हैं, एक तो आउल हो गया, फिर एक यहाँ से पैरेट में से जाएगा, तो 5 में से 5 में से 5p1 अपॉन 6c2 ऐसे हो गया ना प्रोबेबिलिटी। एक पैरेट एक आउल, तो कितने हो गया, इसमें से एक आ गया ना 5c1, टोटल है 6 फिर यहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ जाके 7 हो जाएंगे पैरेट, और एक आउल हो जाएगा। तो 7 में से फिर हमको आउल तो लेंगे लेंगे एक, 6 टू 8 हो जाएंगे, 6 टू 8 हो जाएंगे, 7 पैरेट हो जाएगा और एक आउल हो जाएगा। तो आउल तो वापिस आएगा ही आएगा, यहाँ पे आउल वापिस आ रहा है, 7 में से एक आएगा, तो 7 में से एक पैरेट आएगा, और अपॉन 8 c2 हो जाएगा। अब देखना, सॉल्व करके देखना इसको, c2 नहीं होगा बेटा, वो गलत हो गया, c2 होगा, 5c2 6c2, 6 में से, सॉरी यहाँ पे p नहीं होगा, c होगा। तो ओड्स इन फेवर ऑफ ए का मतलब ये हो गया कि ए की जो प्रोबेबिलिटी है ना सच बोलने की, ट्रूथ बोलने की, वो 1/3 हो जाएगी। तो ए की सच बोलने की, सपोज करो ए को सच बोलने की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं पी ए लिखूं, ये 1/3 हो जाएगी। Odds in favor of speaking the truth 1:2, odds against B speaking the truth। अब B की जो है वो 1:3 है, odds against है, odds against है ना, वो odds against का मतलब ये हो गया कि P के झूठ बोलने की, मतलब सच नहीं बोल रहा है, अगेंस्ट, वो क्या हो जाएगी 3/4।
odds against B is speaking the truth. नहीं, बी के सच बोलने की हो जाएगी नहीं, odds अगेंस्ट है ना, बी के सच बोलने की, ठीक है, तो ये आ गई है ना। अब क्या करना है हमको, both A and B assert that on the die 4 has turned up, the probability of the truth of that their assertion. अब 4 आया, तो 4 आया, और सही होना चाहिए उसका ना, मतलब कि अगर 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, तो मतलब उनका कि वो दोनों हमें बता रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रूथ ऑफ देयर असर्शन, जो कुछ उन्होंने कहा है उसकी सच, जो स्टेटमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ट्रूथ ऑफ देयर असर्शन। 1/4 आया, दोनों ने कहा 1/4 आया, इसने भी सच बोला, इसने भी सच बोला, 1/6, 4 आने की 1/6, और नहीं आया, तब भी इन्होंने कहा, दोनों ने झूठ बोल दिया, 2/3 और 1/4। सोल्व करना है इसको, क्या आ रहा है, ये 1/24, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें, चलो देखेंगे इसको भी ना। तो ये हमारे प्रोबेबिलिटी के हो गए हैं ना, देखो सबसे पहले मैं ये करा रहा हूँ आपको 25, UVW are non-coplanar vectors, PQ are real numbers, 3U PB minus PW, इक्वल टू 0 होल्ड्स। आपको ये बताना है कि इसमें UVW जो है वो नॉन कोप्लानर है, तो PQ आर रियल नंबर्स, देन द इक्वलिटी होल्ड्स। इक्वलिटी किसके लिए होल्ड करती है, देखो बेटा ये जो है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप क्या लिख सकते हो उसको, इसमें UVW ये नॉन कोप्लानर वेक्टर है, तो इसका जो मतलब होता है वो यही होता है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसे आप ये भी तो लिख सकते हो 3U है ना, फिर डॉट, और यहाँ पर P V क्रॉस P ऐसा लिख सकते हो। तो इसको देखो ये 3 है, ये P है, P स्केलर है तो ये P स्क्वायर, 3 है 3, ये 3P स्क्वायर हो गया ऐसे, 3P स्क्वायर, और ये बचेगा U और V क्रॉस W, तो इसका मतलब क्या हो गया 3P स्क्वायर, और ये हो गया U V W, ये तो बस का मतलब।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3p² एंड u v w माइनस, ऐसे ही यहाँ पे देखो ये p और q, ये तो बाहर आ जाएगा, p q हो गए, और बचा क्या v q v w u, और यहाँ 2q² बाहर आ जाएगा, ये क्या बचा w v। आप बेटा ये जानते हो कि जैसे ये होता है ना, यहाँ पे सपोज करो u है और ये v है और ये w है, हम इसको ऐसा ले रहे हैं ना u v w, तो अगर ये v w u लिखा होगा तो उसी के इक्वल होगा, एक के ऑर्डर में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे है v w u, तो इसका मतलब हो गया 3p² u v w, इसका मतलब भी क्या हो गया u v w, इसका मतलब क्या हो गया देखो w उल्टा हो गया v u हो रहा है, तो w v u हो रहा है, तो इसमें आपको u भी करना होना चाहिए था ना, w u और v, तो जैसा आप यहाँ पे लिखते हो, जैसे w आगे आ जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर आएगा v इंटू यू आएगा, तो इसको जब आप उल्टा करोगे v इंटू यू, v क्रॉस u, तो इसको आप करोगे u क्रॉस v, तो u क्रॉस v करने पर क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जब आप इसको w u v, w u v ये आएगा ना w u और v, ये किसके इक्वल होगा u v w के इक्वल, लेकिन ऐसा करने पर ये प्लस हो जाएगा u v w, और u v w आपने कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0 है, u v w आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा 3p² माइनस pq और प्लस 2p² इक्वल टू 0। देखो बेटा u v w नॉन कोप्लानर है, नॉन कोप्लानर है, तो ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, अगर ये इक्वल टू 0 होगा दैट मींस ये कोप्लानर हो जाएंगे, तो ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो ये इक्वल टू 0 होगा, 3p² माइनस pq प्लस 2p², ये इक्वल टू 0। क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं आगे, ये कौन सी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, ये p अगर 0 हो जाए, q भी अगर 0 हो जाए, तो सेटिस्फाई करेगी ये वैल्यू, p और q दोनों, p और q क्या हो जाए, दोनों 0 हो जाए, इक्वल हो जाए, p और q 0 के इक्वल, तभी सेटिस्फाई करेगी। तो कितनी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ p और q, वो कौन सी वैल्यू है 0 0, एग्जैक्टली वन वैल्यू, तो आंसर इसका 4 हो जाना चाहिए, a इक्वल टू j माइनस a। देखो बेटा ए वेक्टर दिया हुआ है, एक सी वेक्टर दिया हुआ है, एक बी वेक्टर है, लेकिन बी वेक्टर इस तरह से है कि a क्रॉस b प्लस c इक्वल टू 0 और a डॉट b इक्वल टू 3, तो आपको बी वेक्टर ही फाइंड करना है, बी वेक्टर इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इस तरह से, तो इसको आप देखो दो तरह से कर सकते हो बच्चों। एक तरीका तो ये है कि आप b को कोई वेक्टर ले लो आप कंपोनेंट फॉर्म में, xi प्लस yj प्लस z के, तो उसको बाद में बताता हूँ, पहले एक तरीका आप ये भी कर सकते हो कि आपको a डॉट b दिया हुआ है ना, आपको a डॉट b 3 दिया हुआ है, तो इसको आप a c तो दे रखा है हमको, a भी दे रखा है, तो आप इसका ना पूरे का a डॉट c निकाल दो, a के साथ डॉट ले लो इसका,
जो आपको एक कंडीशन दी है, इसका ए डॉट ले लो, ए क्रॉस बी प्लस और इक्वल टू 0। ये आ गया कितना, ए क्रॉस ले लो, डॉट से तो काम नहीं चलेगा, ए क्रॉस ले लो, ये क्या बन जाएगा आपका, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी बन जाएगा। जी भाई, क्या बनेगा यहाँ से, जरा इसमें ना ये हमारी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें अप्लाई करो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए डॉट बी ए माइनस ए डॉट ए इंटू बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू 0। देखो बेटा ए डॉट बी तो दे रखा है हमको 3, तो मैं यहाँ तो डाल देता हूँ 3, ए की वैल्यू जे माइनस के, ये हो गया 3j माइनस 3k, सही है। ए डॉट ए, आप जानते हो ए डॉट ए क्या हो जाता है, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाता है, और ये हो जाएगा बी, और बचा ए क्रॉस सी, तो ये हमको ए दे रखा है, ये सी दे रखा है। ए क्रॉस सी कैसे फाइंड करते हो, डिटरमिनेंट बना के आई जे ए, यहां से ए क्रॉस सी को फाइंड कर दो आप, तो ए 1 0 सॉरी 0, ये 1 माइनस 1, और सी कितना हुआ 1 माइनस 1 माइनस 1। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, ए क्रॉस सी सॉल्व करो, क्या आ रहा है -1, और इधर भी है -1, -2 माइनस जे प्लस जे हो जाएगा, और के साथ माइनस के, सही है क्या, देखो ए क्रॉस सी ठीक है, ए क्रॉस सी की जगह यहां पर आ जाएगा -2 इक्वल टू 0। जहां तक इसकी बात है मोड ऑफ ए की, मोड ऑफ ए कितना आ जाएगा यहां से √2, और √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो अब यहाँ से ये 2 आ गया, यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड करो, देखो क्या बताइए बी क्या आ रहा है, सॉल्व करके बताइए बी क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, बाकी इसको इधर ले जाके सॉल्व कर दो, आई कैप 0 होगा, अरे भाई -1, ये तो हो गया -1, आई के लिए करेंगे ना -1, और ये भी -1, तो -2 हो गए। देखो ये ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया हुआ है, बी फैक्टर हमको निकालना है, ये हमको गिवन है ना, ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू 0, एक कंडीशन गिवन है, हमने इसका ना क्रॉस कर दिया दोनों साइड, इधर भी क्रॉस कर दिया, इधर भी क्रॉस कर दिया, तो ए क्रॉस 0 0 हो गया, इधर भी ए क्रॉस, अब ये ब्रैकेट को खोलोगे तो आएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, फिर हमने यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट लगा दी, वो आएगी ए डॉट बी इंटू ए, फिर ए डॉट ए इंटू बी, और ए क्रॉस सी, ए ये दे रखा है, सी ये दे रखा है, ए क्रॉस सी हमने ये निकाल दिया, अब ए क्रॉस सी निकाल करके हमने यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद ए डॉट ए का मतलब मोड ऑफ ए स्क्वायर, मोड ऑफ ए यहाँ से फाइंड कर दिया, कितना आएगा मोड ऑफ ए √2 आएगा, स्क्वायर होगा तो यहाँ 2 डाल दिया, तो बस यहाँ से बी की वैल्यू निकल जाएगी, बी की वैल्यू फाइंड हो गई, बी की वैल्यू फाइंड करो, ये हो गया 2 भी इधर चला गया, तो ये बचा माइनस का 2i, जे कितने 3j और 1j 4j,
-3k और -4k और ये ट्वाइस ऑफ बी। यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई, ये तो आ गई -i2j। और दूसरा मेथड ये है कि बी को क्या ले लें, xi प्लस yj प्लस zk, इसको लेके भी हो जाएगा। अगर दूसरा मेथड ये है कि आप अगर ऐसा लेके करें तब भी हो जाएगा। तब एक तो आप a डॉट बी फाइंड कर लो, एक कंडीशन आ जाएगी। दूसरी कंडीशन में आप a क्रॉस b फाइंड करके c के साथ प्लस करके और उसके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लो, तब भी आ जाएगा। देखो a है 1/√n 3i प्लस a, 1/7 वैल्यू ऑफ कौन बताएगा कैसे करूं इसको, इसकी वैल्यू नहीं है, ए और बी की वैल्यू दे रखी है, कैसे करूं इसको, पहले सिंप्लीफाई कर लो। कैसे, देखो ए क्रॉस बी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको हो गए ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी और इनटू 2b क्रॉस 2b, ये देखो ये वाला ब्रैकेट खोल दो, ये वाला, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी क्रॉस 2b। अब आप इसे सॉल्व करो, ए क्रॉस बी क्रॉस ए, इसको इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लग रही है, यहां भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लग रही है, लगाओ। क्या लगेगी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, बताओ ये क्या आएगा। अगर ए क्रॉस बी क्रॉस ए है तो क्या लिखेंगे इसको, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। पहला आएगा ए डॉट ए, ये आएगा ए डॉट ए बी माइनस ए, ये वाला ए डॉट बी इसकी जगह आएगा, ठीक है। अब ऐसी ये वाला, इसको तो याद रख लो, इसमें लगाओ, क्या आएगा, जैसे ये आया था ना ए डॉट ए, पहले ए डॉट ए बी, ऐसे ही आएगा बी डॉट ए और बी,
फिर माइनस, फिर कितना ए डॉट, यहाँ पर क्या आएगा डॉट बी इंटू ए। ये आपने ट्रिपल प्रोडक्ट को खोल दिया। सारी चीजें अब आपके पास है, इनमें वैल्यू डाल दो सबके। ए डॉट ए ये ए डॉट ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो गया, वो यहां से निकल जाएगा। बी की वैल्यू ये रही, ए डॉट बी, दोनों का डॉट आ जाएगा, ए डॉट बी सेम है, तो ये बी डॉट बी यानी इसका मॉड ऑफ बी स्क्वायर आ जाएगा। सारी वैल्यू डाल के 2a माइनस बी। अगर ये क्वेश्चन में यहाँ कहीं प्लस होता ना, ये शायद ये ज्यादा आसान हो जाता, ये प्लस होता तो सीधी क्रॉस प्रोडक्ट कर देते इसी। अब यहाँ पर ये क्रॉस है, इसलिए ये इस तरह से हो गया। तो आप क्या करोगे, या फिर एक और काम कर सकते हो आप, अगर सीधे वैल्यू ना डालो तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो कहीं, तो डॉट प्रोडक्ट से इसका डॉट प्रोडक्ट क्या लोगे तो क्या है, 2 का 2 आएगा और a डॉट b आ जाएगा, और ये मॉड ऑफ a स्क्वायर, तो मॉड ऑफ a स्क्वायर a डॉट b होगा। ऐसा प्लस होगा इसके साथ टू भी आएगा और a डॉट b भी आएगा, इसका इसके साथ हो गया। अब इसका यहाँ पर होगा तो कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4, तो ये हो गया 2 टू जा 4, और ये a डॉट b और a डॉट b, ये a डॉट b का स्क्वायर बन जाएगा। फिर अगली बार इसका यहाँ पर आएगा माइनस 2 टू जा 4, 2 ये वाला 2 टू जा 4, फिर a और a मॉड ऑफ a स्क्वायर और b डॉट b मॉड ऑफ b स्क्वायर। अब b के साथ मुझे तो लग रहा है ना कुछ प्लस होना चाहिए क्योंकि बड़ा हो जा रहा है क्वेश्चन ना, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो माइनस b के साथ और फिर सॉल्व a डॉट a मॉड ऑफ a स्क्वायर, b डॉट b b स्क्वायर हो गया। फिर ऐसे ही इसके साथ a डॉट b हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये a डॉट b का स्क्वायर हो गया। फिर इसके साथ यहाँ माइनस 2 b डॉट a और ये b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 b स्क्वायर और a डॉट b। जो टर्म आ रही है ना लाइक टर्म, जैसे 2a स्क्वायर आ रहा है, 2a स्क्वायर a डॉट b तो कट ही गया, और ये कौन कट रहे हैं, और जो बच जाएगा जैसे 2b स्क्वायर a डॉट b, ये भी कट गया, छोटा ही हो गया। तो क्या क्या बचा, और a डॉट b का स्क्वायर बचा है माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर, a डॉट b का 5 a डॉट b का स्क्वायर आ गया, 5 a डॉट b का स्क्वायर आ गया, और कितना आ गया 4 और 1 5, और ये माइनस के 5 a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। तो अब तो आसान है, a डॉट बी फाइंड कर लो यहाँ से, और मॉड ऑफ बी स्क्वायर यहाँ डाल लो, 5 कॉमन आ जाएगा, आंसर इसका निकाल दो।
कोई डाउट किसी को? कोई डाउट इसमें किसी को? मतलब यहाँ पे हमने ट्रिपल प्रोडक्ट लगाया है, यहाँ भी हमने ट्रिपल प्रोडक्ट लगाया, ट्रिपल प्रोडक्ट लगा करके इस चीज के साथ डॉट कर दिया। जैसे ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो गया, ये ए डॉट बी है, ये ए डॉट बी है ना। और यहाँ पर इसको क्या करा है, ये वाला ब्रैकेट खोल दिया, ए और बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेकर के और सिंप्लीफाई कर दिया, बाकी इसमें वैल्यू डाउन। और तब इसके बाद आपका 35 देखो, क्वेश्चन नंबर 35, ए बी सी are three non-zero vectors which are pair-wise non-collinear। मतलब इस pair-wise non-collinear मतलब ए और बी collinear नहीं होंगे, बी और सी collinear नहीं है, सी और ए collinear नहीं है, pair-wise non-collinear। A plus 3b is collinear with C। A plus 3b is collinear with C। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? A plus 3b equal to lambda C। If A plus 3b is collinear with C, we can write A plus 3b equal to lambda C। Lambda is a scalar। B plus 2C, B plus 2C is collinear with A। तो उसको हम लिख सकते हैं म्यू ए। कोलिनियर मतलब जैसे पैरेलल की कंडीशन लिखते हैं कि ए और बी क्या पैरेलल होते हैं, तो ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी होता है। इसी तरह से ए प्लस 3b और सी कोलिनियर है, तो ए प्लस 3b इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ सी, बी प्लस 2c इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ ए। लैम्डा एंड म्यू आर कोलिनियर, तो लैम्डा एंड म्यू आर स्केलर्स। देन find a plus 3b plus 6c। a 3b प्लस इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आप यहां से काम करो, इसमें से b को एलिमिनेट कर दो, b को एलिमिनेट कर दो। तो b को एलिमिनेट कैसे करोगे आप? 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, या b की वैल्यू इसमें डाल दो। 8 प्लस 3 क्या आएगी यहां से, b की वैल्यू क्या आएगी यहां से, म्यू ए माइनस 2c इज इक्वल टू लैम्डा सी। तो माइनस लैम्डा सी इक्वल टू 0 कर दो। यहां से b की वैल्यू इसमें डाल दिया, b को एलिमिनेट कर दिया, तो यहां से आ गया देखो, मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके उसमें से a को बाहर ले लो, 1 प्लस 3 म्यू, और ये हो गया माइनस का 6c माइनस, तो ये हो गया 6 और प्लस लैम्डा, कितना हो गया, माइनस का 6c और माइनस का लैम्डा सी, सी को 6 प्लस लैम्डा सी इक्वल टू 0। आपको याद होगा कि अगर ए और सी B3 non-zero vectors which are pairwise non-collinear। A plus 3b, अब इसमें A और C क्या है, नॉन कॉलिनियर, पेयर वाइज नॉन कॉलिनियर है, तो ये कब हो सकता है, जब 1 प्लस 3 म्यू 0 और यहाँ से 6 प्लस लैम्डा 0, तो म्यू की वैल्यू -1/3, लैम्डा की वैल्यू -6। लैम्डा की वैल्यू -6 आप यहाँ डाल दो, -6c
a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0 आ गया। क्या आंसर है? थर्ड आंसर हो गया। या तो आप ये वाली वैल्यू u की वैल्यू यहाँ डाल दो या लैम्डा की वैल्यू यहाँ डाल दो। जब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0, इसी की वैल्यू आ गई 0। 12th अगर हम करें क्या है 12th कि ABC का ट्रायंगल राइट एंगल एट ए, द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग AB, एक ऐसे अलोंग AB के फोर्स एक्ट कर रहा है और एक AC कर रहा है। जो यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड 1/AB है और जो AC के अलोंग कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड 1/AC है। तो रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग अलोंग AB AC विद मैग्नीट्यूड इतना, रिजल्ट, अब इनका जो रिजल्टेंट है जो AB के अलोंग और AC के अलोंग, AB के अलोंग इस मैग्नीट्यूड का और AC के अलोंग इस मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्ट करें, इनका जो रिजल्टेंट है वो अलोंग AD है। D is the foot of perpendicular from A into BC, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। इनका रिजल्टेंट ये, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है। इस एंगल को अगर आप थीटा ले लो तो आपका साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? इस BC को अगर सपोज करो आप L ले लेते हो, BC को अगर आपने L ले लिया तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर इसको थीटा ले रहे हो तो साइन थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यानी AC अपॉन L और cos थीटा कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AB अपॉन L। अब हमको चाहिए रिजल्टेंट AD। आप ऐसा करो ना, इसको ओरिजिन ले लें, अगर मान लो इसको x एक्सिस के अपॉन और इसको y एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं तो ये इसका रिजल्टेंट है। तो ये वाला जो वेक्टर हुआ वो कितना हो गया? इसका जो रिजल्टेंट होगा ये वाला जो वेक्टर होगा हमारा ये 1/AB इंटू आई हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा? 1/AC इंटू जे हो जाएगा। एक वेक्टर तो ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया। AB की वैल्यू डाल दो अगर यहां से, AB की वैल्यू L cos थीटा, ये हो जाएगी I L cos थीटा, ये हो जाएगा AC की वैल्यू L sin थीटा। अरे sin थीटा, इसको AC लिखा है मैंने, इसको AC लिखा है। ये जो है ना 1/AC, 1/AC तो जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है। ये वाला तो AC के अलोंग 1/AC मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। ये जो है ये अगर हम sin थीटा निकालेंगे तो ये जो AC लिखा है, ये वाला AC जो इसका लेंथ को है ना, AC साइड है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो AC हुआ ना, AC अपॉन L, तो AC अपॉन L ही तो आएगा। और cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो गया? ये बेस हो गया AB अपॉन L हो गया।
अब यहाँ पे 3 फोर्स हो गए, एक हो गया ये, एक हो गया ये हो गया, तीनों क्या है, कोप्लेनर है। मैग्नीट्यूड ये साइड ले रहे हैं ना, एसी एसी। अभी तो मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाली है। अरे अभी तो मैंने एसी, अभी तो थीटा अभी साइड निकाली है, ये निकाली है साइड। मैं कंफ्यूज हो रहे हैं ना, कुछ और साइड लेके करना है इसको ना। ये जो लिया, ये जो यहाँ पर लिया ना मैंने अभी, तो अभी तो ये वाली साइड ली है एसी। चलो इसको करके लाना, अपने आप में करना है इसको, फिर कल करना है इसको डिस्कस। कोई और क्वेश्चन बताओ तो। A line AB in three-dimensional space makes angle 45 and 120 with the positive x-axis. कोई भी लाइन पॉजिटिव x-axis लाइन बनाती है उसे क्या कहते हैं, cos कहते हैं। मतलब कोई भी लाइन x-axis से एंगल बना रही है ना। सपोज करो x-axis से लाइन अल्फा एंगल बना रही है, तो उसका जो डायरेक्शन कोसाइन है तो वो आएगा cos अल्फा, और फिर बाई से बना रही है बीटा, cos बीटा cos गामा, इस तरह से आता है। तो यहाँ पे एक लाइन है जो x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 45। तो इसका मतलब ये हो गया अल्फा इज इक्वल टू 45, और वो y एक्सिस से बना रही है 120, तो ये बीटा हो गया 120। अब बचा गामा, गामा को फाइंड करना है। देखो कोई भी लाइन है, तो कोई भी लाइन जो x एक्सिस से अगर अल्फा एंगल बनाए, y एक्सिस से बीटा और z एक्सिस से गामा, तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा उसके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम आप जानते हो, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा, किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे ये लगा दो ना, cos 45 1/√2, तो ये तो 1/2 हो गया। और cos बीटा 120, cos 120 कितना होता है, cos 120 कितना होता है, 1/2 माइनस 1/2। अरे cos cos 120 कितना होता है, cos 120 1/2 होता है ना, माइनस 1/2। माइनस 1/2 का ये कितना हो गया, 1/4 हो गया ना। और प्लस का cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यहाँ से cos स्क्वायर गामा किसके इक्वल बना, 1/4। यहाँ से cos गामा कितना आ जाएगा, अगर एक्यूट एंगल निकालना है तो प्लस 1/2, प्लस माइनस 1/2 आएगा ना। तो अगर गामा इक्वल टू 60, 60 का एंगल आ जाएगा, और गामा इक्वल टू 60 बन जाएगा एंगल। एक्यूट ए बी मेक्स एन एक्यूट एंगल थीटा विद द पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो एक्यूट एंगल के लिए आप cos गामा प्लस का 1/2 लेंगे, तो गामा इज इक्वल टू 60 आ जाएगा, 120 नहीं आएगा क्योंकि एक्यूट पूछा है। तो 60 का एंगल हो जाएगा।